Hello my dear students, myself Sapna Kashyap. So dear students, today I'm going to continue chapter Rural Development of Indian Economic Development. So students, हमने ये चैप्टर पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था जिसमें मैंने एक पीपीटी के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन किया था, लेकिन अब आपको आज मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करवाऊंगी जो कि है सोर्सेस ऑफ क्रेडिट. माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको अभी तक बताया कि रूरल डेवलपमेंट एक इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे भी इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि रूरल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है. बिकॉज हमारी इंडिया में कुछ 60% पॉपुलेशन और मोर देन 60% पॉपुलेशन जो है वो अभी भी रूरल एरियाज में रहती है. तो अगर हम रूरल एरियाज की डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो इट मीन्स हम अपनी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है उसे इग्नोर करेंगे. तो रूरल डेवलपमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. तो पिछले वीडियो में मैंने आपको रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग और उसकी सिग्निफिकेंस पढ़ाई और रूरल क्रेडिट के बारे में बताया कि रूरल क्रेडिट कितने टाइप्स का होता है. आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है. आज हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट. मीन्स रूरल एरिया में क्रेडिट के कौन कौन से सोर्सेस हैं, क्रेडिट कहाँ से क्रिएट हो सकता है, कैसे हम ले सकते हैं. ब्रॉडली इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स. अगर मैं सिंपली बात करूं तो रूरल क्रेडिट 2 टाइप का है. पहले हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस और दूसरे हैं हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस. अब उसके बाद ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पहला टाइप है हमारे पास नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से होते हैं? जो कोई रजिस्टर्ड सोर्सेज नहीं है, जो फार्मर्स किसी फ्रेंड या रिलेटिव से लोन लेते हैं. तो विलेजेस की अगर हम बात कर रहे हैं, बिकॉज इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट की, तो अगर हम रूरल डेवलपमेंट या विलेज एरिया की बात करें तो वहां पर 93% पॉपुलेशन जो है, अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, मतलब 1950 या 60s में कुछ 93% पॉपुलेशन जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से अपनी क्रेडिट फैसिलिटीज को पूरा करती थी. नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आता है हमारे पास लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, देन विलेज ट्रेडर्स. ये तो हो गए वो लोग जो एक बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देते हैं, जो कोई ना कोई चीज आपसे एज अ सिक्योरिटी, आपके घर के पेपर, आपकी जमीन के पेपर अपने पास रख के और आपको बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देंगे. मनी लेंडर्स, विलेज ट्रेडर्स और मे बी योर विलेज ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स ऑल्सो. लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोग अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से भी लोन लेते हैं, वो भी हमारे किस में आता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में. नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता था और दूसरा उसमें वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि वो आपकी जो जमीन या घर आपने उनके पास गिरवी रखा है, उनको एज अ कोलेटरल दिया है, वो आपको वापस भी करेंगे कि नहीं करेंगे. तो इसलिए ये मेथड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था. उसके बाद 1981 की अगर हम बात करें तो 1981 के बाद जो ये 93% पॉपुलेशन जो थी जो इन सोर्सेज से क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही थी वो डिक्रीज हो गई and they start moving towards the institutional sources. People realize the importance of institutional sources. एक रीजन और था कि पहले लोग क्यों नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से क्रेडिट लेते थे, बिकॉज पहले लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे. उन्हें लगता था कि बैंक से लोन लेना एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, उसका फॉर्म भरने में बहुत टाइम लगेगा. और हाँ, टाइम टेकिंग प्रोसेस तो वो है, ऐसा नहीं है कि आप गए और आपने बोला मुझे पैसा चाहिए और बैंक आपको लोन सैंक्शन कर देगा. बैंक अपना पूरा प्रोसेस करेगा, बैंक उसमें ये चेक करेगा कि आपके पास एज अ लोन को वापस करने के लिए कुछ है कि नहीं है, प्रॉपर पेपर वर्क होगा. तो ये प्रोसेस कुछ टाइम लेती थी. लेकिन अगर वो इन सोर्सेज से क्रेडिट लेते थे तो वो ये बहुत ही छोटा सा प्रोसेस था, अपने घर के पेपर लेके गए, वहां जाके अंगूठा लगाया और उसने आपको पैसा दे दिया. तो इसलिए भी लोग ज्यादा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से ले रहे थे. लेकिन टाइम के साथ साथ चीजें चेंज होनी स्टार्ट हुई. सेकेंड सोर्स है हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट मीन्स जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है. जब हम क्रेडिट लोन गवर्नमेंट से, किसी बैंक से, किसी सोसाइटी से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेते हैं, उसे हम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कहते हैं. ये बिल्कुल गवर्नमेंट और आरबीआई के अंडर काम करता है. तो इसमें किसी भी तरह की फार्मर
को ये टेंशन नहीं है कि उसके साथ कुछ गलत होगा। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो हैं, पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 93% पॉपुलेशन जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से क्रेडिट ले रही थी और सिर्फ 7% पॉपुलेशन जो है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात कर रही हूँ तब तक सिर्फ 7% लोग इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आ रहे थे। लेकिन टाइम के साथ साथ ये सिचुएशन चेंज हुई और 1981 के आसपास अब कुछ 66% पॉपुलेशन जो थी वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे डिपेंड करती थी अपनी क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को लेके। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में हमारे पास क्या क्या आता है, इसमें कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आती हैं, इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं जो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं या फिर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहला टाइप जो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है, जैसे कि नाम से ही लग रहा है कोऑपरेटिव, जो मतलब क्रेडिट के लिए फार्मर्स के साथ कोऑपरेट कर रही हैं। ये स्पेशली रूरल एरियाज में हैं, जो फार्मर्स को पूरा कोऑपरेट करती हैं उनकी क्रेडिट फैसिलिटीज को पूरा करने के लिए और उस रिक्वायरमेंट को। तो कुछ 16 to 7% जो फार्मर्स हैं वो इन सोसाइटीज से लोन लेते हैं। इन सोसाइटीज का, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का मेन मोटिव जो है वो ये है कि वो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को एलिमिनेट कर सके मार्केट से, फार्मर के पास फ्लो ऑफ क्रेडिट बना रहे कि उसको जब भी जरूरत हो तो वो उसको टाइमली और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे, सो दैट कि वो अपनी फार्मिंग या बाकी एक्टिविटीज में अच्छे से काम कर सके। उसके साथ साथ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो हैं फार्मर्स को एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे सजेशंस या बहुत सारे और नए मेथड्स भी प्रोवाइड करती हैं कि किस तरह से वो अपनी एग्रीकल्चर को और अच्छा कर सकते हैं। अब हमारा अगला जो सोर्स है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि एसबीआई। एसबीआई बैंक जो है सबसे पहले 1955 में सेटअप किया गया था। मेन मोटिव जो था एसबीआई बैंक को सेटअप करने का वो यही था कि फार्मर्स को टाइमली लोन्स मिल सकें, और बिकॉज सिर्फ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो है फार्मर्स की लोन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए उसे कंटिन्यू करने के लिए और फार्मर्स को और ज्यादा लोन प्रोवाइड करने के लिए एसबीआई को सेटअप किया गया। और 1969 तक बहुत सारे और बैंक्स को भी नेशनलाइज कर दिया गया और उन्हें भी ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई कि वो भी फार्मर्स को एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करें। डायरेक्टली मींस डायरेक्टली दे कैन प्रोवाइड लोन। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो बैंक फार्मर्स को डायरेक्टली एग्रीकल्चर के लिए लोन दे सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली वो क्रेडिट सोसाइटीज के थ्रू भी दे सकते हैं। वो कैसे कि बैंक लोन प्रोवाइड कर दे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को और ये आगे फार्मर्स को देते। तो ये भी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करवाने के लिए। अब थर्ड है हमारे पास रीजनल रूरल बैंक्स। इसे हम RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स, और या फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी बोलते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स ये वो रूरल एरियाज में बैंक्स थे जो स्पेशली जो हमारे रिमोट एरियाज हैं और जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, ये उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट किए गए थे। तो ये इन दोनों से ये अलग कैसे है कि रीजनल रूरल बैंक स्पेशली सेटअप ही वीकर सेक्शन के लिए और रिमोट एरियाज के लिए किए गए थे, जो उस एरिया के रीजनल बैंक्स थे, जो फार्मर्स को जिनके पास कोलेटरल के लिए बहुत ही कम चीजें हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट अगर है तो उसे पूरा करने के लिए लोन्स प्रोवाइड कर रहे थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये 3 सिस्टम स्टार्ट किए। अब हमारे पास फोर्थ है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम नबार्ड भी बोलते हैं, NBARD, नबार्ड। नबार्ड एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। एपेक्स मींस एट द टॉप। जो जितना भी रूरल क्रेडिट का ये सिस्टम चल रहा था इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का, उन सबको नबार्ड कंट्रोल करता था। तो नबार्ड डायरेक्टली किसी को लोन प्रोवाइड नहीं करता था, बल्कि नबार्ड क्या करता था, इन सबके साथ कोऑर्डिनेट करता था इनकी फंडिंग और रीफंडिंग। अगर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज कहती हैं कि उनके पास जितना पैसा था वो सारा लोन दे दिया एंड दे नीड मोर मनी, तो वो नबार्ड को कांटेक्ट करेंगे और नबार्ड उनको मनी प्रोवाइड करेगा लोन प्रोवाइड करने के लिए। उसके अलावा नबार्ड का एक फंक्शन ये भी था कि नबार्ड प्रॉपर इस फंक्शनिंग और प्रोसेस को देखता था, समझता था, एक प्रॉपर प्लानिंग करता था कि किस तरह से लोगों को लोन दिया जाए। नबार्ड इंडिया में 1982
में स्टार्ट हुआ था। और ये वाई वी कॉल इट एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन, बिकॉज जितना भी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं वो सारे इसके अंडर आते थे। नाबार्ड का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था लोगों के साथ, जनरल पब्लिक के साथ, बट ये बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके और इस प्रोसेस को और स्मूथ करने की कोशिश करता है। So my dear students, today I have already planned that I'll only teach you a very short topic. It was a very short video. So today we completed only one topic, which was the sources of rural credit, and under this I taught you institutional and non-institutional sources. तो आप इसे रिवाइज कीजिए। अगले वीडियो में हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।